हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी 3 अप्रैल 2022 को होनी है, इसके लिए जीएस के हम एमसीक्यू जल्दी लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए आज से ये सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हेतु जीएस के टॉप 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टॉप 200 एमसीक्यूज। ठीक है, यानी कि ये 500 है, ईच 500, यानी कि आपको हिस्ट्री के 500 एमसीक्यूज मिलेंगे, इसमें पॉलिटी के 500 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, इसके साथ साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी 500 प्लस, यानी कि टोटल 2000 प्लस इसमें टॉप एमसीक्यूज होंगे। आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा जीएस पोर्शन का। इसी तर्ज पे इसके 500 प्लस है तो इसके लगभग 10 से 11 भाग आएंगे। उसके बाद हम ऐसे ही आपका एक बहुत बड़ा महाकुंभ वीडियो बना देंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज का और कंप्यूटर के एमसीक्यूज का। साथ ही एक आर्ट एंड कल्चर पे और करंट अफेयर से संबंधित एक वीडियो भी आपको एग्जाम से पहले दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि सीरीज थोड़ा लंबी होगी और जो ये वीडियो रहेगा वो भी थोड़ा लंबा होगा, बट ये मान के चलो आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन होगा इस उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जीएस के मॉक टेस्ट महाकुंभ में। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा आपको इसका एग्जाम में। और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको इसमें 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे, 50 पॉलिटी के, 50 ज्योग्राफी के एंड 50 इकोनॉमिक्स के। और बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। और खासकर जो लोग ग्रुप सी एस्पिरेंट है, ग्रुप सी वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, समूह गौ की जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लगभग पैटर्न 19-20 ही रहता है वैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की मैं बात करूँ या ग्रुप सी की जीएस के प्रश्नों का। और उत्तराखंड के प्रश्नों में तो बहुत अंतर रहता है मान के चलो, लेकिन जीएस में 19-20 अंतर रहता है। तो दोनों जगह ये काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो बिल्कुल भी सेशन को इसलिए आपने स्किप नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत काम का है, और खासकर जो आपने अभी तक पढ़ा है जीएस का उसका रिवीजन है ये एक हिसाब से। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दूंगा, जहाँ पे जरूरी होगा वहीं पे बात करेंगे। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में आपको गलती लगेगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं इस वीडियो के बाद में कमेंट पढ़ूंगा। कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन का करेक्शन करना होगा तो उसका करेक्शन करके पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेना या नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, और साथ में ये देखना है कि आपको एक भी प्रश्न ना छूटने पाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने फिर से बोल दिया आपको, उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है जीएस के टेस्ट सीरीज, साथ ही ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो भी हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं जहाँ पे जीएस से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बोला है कि मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करेंगे, जहाँ पे बोलने की बात होगी वहीं पे बोलूँगा। सभी लोगों का स्वागत है सेशन में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं आज टॉप 500 जीएस एमसीक्यूज का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो उड़ीसा बिहार से अलग किया गया था, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1936 में। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहीं से आपका, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? ठीक है, भारत से बर्मा जो है म्यांमार, वो कब अलग हुआ था? तो बर्मा हुआ था 1937 में। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 भारत शासन अधिनियम। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन थे? आप सभी को मैंने करंट अफेयर की एक वीडियो में बताया था कि काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड था, अब इसका नाम चेंज कर दिया हमारी भारत सरकार ने। इसको अब बोला जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये हुआ था 1925 में, 1925 में, और इसके जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पोलीब्रोथा किसने बोला? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना की बात हो रही है, इसको पोलीब्रोथा बोलने वाला जो व्यक्ति था, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मेगस्थनीज, जो कि एक यूनानी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कई बार पूछा जाता है। मेगस्थनीज ने लिखी थी भैया इंडिका नामक पुस्तिका। ठीक है, जो भी पॉइंट बताऊंगा उनको नोट करना, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है, लंबा सेशन हो जाता है फिर। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत बार बनता है एसएससी में, अन्य एग्जाम्स में, कि कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले बाजार नियंत्रण मेथड लागू की? तो ये था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के अन्य काम थे भैया, घोड़े पे दाग प्रथा, और उसके साथ सैनिकों का हुलिया प्रथा आदि इसने शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजस्व की जो दरें थी, भू राजस्व दरें, सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे ही हुई थी, ये भी ध्यान रखना आपने। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा मंगोल आक्रमण भी हुए थे।
मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ आपने देखा होगा, पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है तो इसका गुलाम था ये, और इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है, इस गुलाम को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात को जब जीता अकबर ने, सबसे पहले समुंदर भी यहीं पे देखा था बोलते हैं अकबर ने, और इसने इसकी याद में बुलंद दरवाजा बनाया था। ऑप्शन बी, ठीक है, सही आंसर है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो देखिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन करने की जरूरत है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त ये हमारा टोडरमल ने किया था, ये भू राजस्व बंदोबस्त, भू बंदोबस्त है एक हिसाब का, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको गलती लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूंगा और उस पूरे कमेंट को पिन कर दूंगा, वीडियो के टॉप में आ जाएगा कमेंट बॉक्स के। और नहीं भी हो पाया ऐसा पॉसिबल तो नेक्स्ट वीडियो में उसका करेक्शन कर देंगे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और भारत में जो कंपनियां आई उन सभी के वर्ष आप याद कर लेना, कौन सी कंपनी कब आई। ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, स्वीडिश कंपनी, डच कंपनी, ठीक है, और फ्रांसीसी कंपनी कब आए थे, इनको आप देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत में पहली रेल लाइन किसने बिछवाई थी? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि गवर्नर जनरल कौन था, ये तो सभी को पता है उस समय कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, रेल लाइन का जो विकास हुआ। लेकिन किसने, यहाँ पे इंजीनियर या उससे संबंधित अधिकारी की बात हो रही है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, इसका नाम था जॉर्ज क्लार्क, ठीक है, रेल लाइन जिसने बिछाई थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये कई बार बनता है क्वेश्चन में, आचार्य विनोबा भावे ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भूदान आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने देसी रियासतों का एकीकरण किया था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, पशुपालन। कौन सा वेद अंशतः गद्य में ही रचित है? ये पूछ रहा है कि अंशतः गद्य में, यानी कि गद्य के अलावा भी किसी रूप में पढ़ा है। तो गद्य और पद्य में जो हमारा वेद है एक ही तो है ना, वो जिसको हम जानते हैं यजुर्वेद के नाम से, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऋग्वेद में मिलता है जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था, राइट आंसर है ऑप्शन ए सिमुक, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, सिमुक। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की थी? तो गाथा सप्तशती जो लिखी थी वो लिखी थी हाल ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, हाल ने। पहले विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम जो विधि निर्माता माना जाता है वो आचार्य मनु को माना जाता है, ठीक है, मनु, तभी तो मनु स्मृति बोलते हैं ना, मनु स्मृति कानूनों का ही संकलन है। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो देखिए, अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, ठीक है, 9 रत्न, और इन्हीं में से एक था तानसेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तानसेन इसके दरबार में थे अकबर के। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक जी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन बनता है तो 1499 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तलवंडी में। पूछे जाते हैं ना कई बार क्वेश्चन, गुरु नानक से क्वेश्चन बनते हैं, तलवंडी नामक प्लेस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सेशन को आप लाइक शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर करते नहीं है। और देखिए, फिर उसके बाद हमको भी मोटिवेशन मिलता है, जितने ज़्यादा इसमें अगर व्यूज़ होंगे ना उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए, और करंट अफेयर के जो सेशन वगैरह हैं सब लाने के लिए एग्जाम से पहले। तो आप लोग भी थोड़ा इसमें हेल्प कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ननकाना साहब जिसको आज कहा जाता है, 1499 नहीं 1469 होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में, ठीक है। वर्तमान समय में बात करते हैं तो ये प्लेस अब पाकिस्तान में पड़ता है, और इनकी मृत्यु भी करतारपुर में हुई थी, पाकिस्तान में। करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपने सुना होगा ना, खोल दिया गया था बीच में, ठीक है। तो सिख धर्म के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। अगला देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो भारत में सहायक संधि जो थी वो शुरू की थी किसने? डुप्ले ने, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे आया, लेकिन नहीं, इसको जन्म देने वाला व्यक्ति डुप्ले था। हालांकि इसका व्यापक पैमाने पर जो इस्तेमाल किया वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया। अगर क्वेश्चन ये बनता है भारत में सहायक संधि शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली।
यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया, केवल जन्मदाता पूछा गया, तो उससे पहले ये काम डुप्ले ने कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए। आप देखेंगे डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? देखिए, भारत में सोने के पहले जो सिक्के जारी किए थे वो इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे। पहले, सबसे पहले किसने जारी किया, कभी क्वेश्चन बनेगा तो इंडो ग्रीक बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में किसने सोने के सर्वाधिक, सबसे ज्यादा किसने किए थे? तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश था कुषाण वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कुषाण। और कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क, ये भी याद रखना अपना। शक संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी से, और इसको शुरू करने वाला जो शासक था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है, अगला देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है 1398, ऑप्शन बी। देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। तैमूर लंग ने मध्य 1398 में, यानी कि मान सकते हैं कि जुलाई, अगस्त या सितंबर ऐसे माह में किया था भारत पे आक्रमण। लेकिन जब वो हरिद्वार पहुंचा तब तक आ गया था जनवरी 1399। ठीक है, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बनता है तो 1399 भी सही माना जाएगा, बहुत से प्रमाणित पुस्तकों में दिया गया है। 1399 में पहुंचता है वो हरिद्वार में। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता होगा ना उसमें, तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी था यार आज की तरह के, आ गया प्लेन से बैठ के सीधे। उस समय तो बस वो घोड़े, रथ वगैरह ही चलते थे। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद शुरू किया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी। ओके, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत से ज़्यादा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन, और बहुत से क्वेश्चन ये है कि आपके पीक क्वेश्चन बोल सकते हैं हिस्ट्री से। तो आपके रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो भी अपर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या ग्रुप सी के आगामी एग्जाम देने वाले हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ठीक है, तो आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले जो व्यक्ति थे, गुरु अर्जुन थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है, गुरु अर्जुन। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती को क्यों जानते हैं हम? क्योंकि उन्होंने भारत में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा इनको जानते हैं। इनमें से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो देखिए, ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो केवल व्यापार के उससे आए थे, पर्पज से आए थे, बट बाद में उन्हें लगा कि भारत में फूट डालो और राजनीति करो, जो उनका स्टेटमेंट था या उनकी जो पॉलिसी थी वो काम कर रही है। तो इसके बाद फाइनली प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जिसको अंग्रेज जीत लेते हैं, और इसी युद्ध से भारत में क्या पड़ता है, ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ। रॉबर्ट क्लाइव जो था पहला वो बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई इसका राइट आंसर है। हर्यक वंश के किस शासक को कुंगलिक भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हर्यक वंश का शासक कुंगलिक जो कहलाता है वो है अजात शत्रु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अजात शत्रु। नेक्स्ट देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश की स्थापना की थी, देखिए ये हमारे जो था महाजनपद का एक वंश था नंद वंश, और इसकी स्थापना की थी ऑप्शन ए महापद्म नंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। अगला देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर जो है 24 हुए, और 24 में जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, अंतिम महावीर स्वामी थे। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन कहा है वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समुद्रगुप्त। इनमें से कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो दिए गए विकल्पों में राइट आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था किसको? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? तो देखिए, महमूद गजनवी लुटेरा था एक नंबर का, ये इसने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ अपार जनधन की क्षति की, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा निंदनीय जो आक्रमण था वो था सोमनाथ आक्रमण। ठीक है, जिसमें इसने बहुत ज़्यादा लूट खसोट की। इस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है किसको? ऑप्शन बी औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रंगीला नाम में था तो बहुत रंगीला हुआ है, भोग विलास में ही विलुप्त रहता था, इसलिए इसको रंगीला की उपाधि मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था? तो ये बोला था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दयानंद सरस्वती। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति है, गलती लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में करेक्शन कर दूंगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, इन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, किस वर्ष लिया था क्वेश्चन बन सकता है, तो 1893 में लिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है
ये नारा इन्होंने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यहीं पे बोला गांधी जी ने या तो करो या मरो अब। नेक्स्ट देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी जी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, जे बी कृपलानी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटेन में उसमें प्रधानमंत्री था कौन था? तो उसका नाम था एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली था उसमें, ध्यान रखेंगे। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? इनमें से किसने ठगों का दमन किया था? तो ये जो हमारा था ठगों का दमन करने वाला, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्नल स्लीमैन। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वो 24 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अलबरूनी महान इतिहासकार में गिना जाता है, किसके टाइम पे आए ये? तो अलबरूनी आया था भैया किसके साथ? ऑप्शन है महमूद गजनवी के साथ। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना हुई थी 1336 में, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने की थी जब तुगलक वंश चल रहा था दिल्ली में मध्यकाल में। और इनके अवशेष मिलते हैं हम्पी में, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो हम्पी थी, ठीक है। हम्पी में आपको देखिए विरूपाक्ष मंदिर भी देखने को मिलता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। ये क्वेश्चन बहुत बार बन गया, ग्रुप सी में भी कई बार पूछ लिया गया है। तो अष्टदिग्गज थे 8 कवि। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बीबी का मकबरा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगाबाद बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे है बीबी का मकबरा। तो ये तो हो गए हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें आपको देखिए हर सेक्शन के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 पार्ट मिलेगी इस वीडियो के आपको, जिससे 500 ईच सेक्शन के कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा भी स्टैटिक जीके के, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, जनरल साइंस और कंप्यूटर के अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को। बिल्कुल रिवीजन यहाँ पे बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली, बस बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। इसमें जो हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, मुंबई में, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी याद रखना है आपने, 167 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो दिए गए सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। भारत में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है, ठीक है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप, हिंदी। महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जो महाद्वीपों की संरचना हुई ना वो स्खलन से हुई, यानी कि प्लेटों के खिसकने से। ये बोलने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, डेली ने कहा था ये, ठीक है, ऑप्शन है। किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी का झुकाव है जैसे आपका देखने को मिलता है 23.5 डिग्री, वैसे कौन सा ग्रह है जिसका 0 डिग्री झुकाव है अपने अक्ष पे? बिल्कुल भी नहीं झुका हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है शुक्र, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही माना जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु संयंत्र कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुडनकुलम, ठीक है। कुडनकुलम जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। देखिए, भारत में ये ऊर्जा संयंत्र से कई बार क्वेश्चन बने कि जैसे भारत में सबसे पुराना जो हमारा ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, आपने देखा होगा। तो भारत का जो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा है, कई बार क्वेश्चन बनता है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि भारत में जो पहला आपका परमाणु आयोग थी इसकी स्थापना कब हुई थी? परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में होती है। भारत में परमाणु विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में। क्वेश्चन बनते हैं ना। तो भारत का जो सबसे बड़ा क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है कुडनकुलम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 2000 मेगावाट। यहाँ पे क्वेश्चन अगर डिस्कस करने होंगे तो वहाँ पे हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलिए, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल, ठीक है, लक्षद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो तेल रिफाइनरी का मतलब होता है कच्चे तेल का जहाँ पे शोधन होता है। तो ये हमारे सबसे पुराना है डिगबोई, असम वाली, ठीक है, ऑप्शन डी, डिगबोई। सियाल, सीमा और नीफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसने की थी? तो आपको पता है पृथ्वी की जो परतें हैं सियाल, सीमा और नीफे, इनकी पहचान करने वाले व्यक्ति थे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वेस, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी की राख से बनी चट्टानें कहलाती हैं टफ, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका,
टफ। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, किसने बोला था? परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमते हैं, जिससे दिन रात होते हैं, ठीक है, ये परिभ्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण का मतलब होता है वही 365 दिनों का चक्र। तो यहाँ पे अगर बोला जाए ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट दिया था हमारा फेरल ने, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें फेरल। इनमें से कौन सी भोजन एकत्रित करने वाली जनजाति है? तो कौन सी आदिम जाति है इनमें से जो भोजन जमा करती है अपने लिए? तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी मसाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आदिवासियों से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ की है, तो आपको सभी पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहाँ की है, ठीक है। तो आप इसको एक बार टॉपिक को अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कई बार। जैसे इसमें मसाई जनजाति पूछ लिया गया है, ठीक है, ये केनिया में पाई जाती है, देखा जाए तो तंजानिया और केनिया के आसपास मिलती है, सेंट्रल अफ्रीका में मसाई जनजाति। ऐसे बुशमैन है, देखिए काला हरी में देखने को मिलेंगे। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? एस्किमो। और ऐसे न्यूजीलैंड की भी एक जनजाति है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है। तो आपको ये सभी याद करने हैं। भारत में बात करें तो भारत में भी हमारी जनजातीय समूह जो रहता है बहुत ही आदिम टाइप का, वो अंडमान में रहता है। प्रत्येक ज्वार आने का समय अंतराल कितना होता है? तो ज्वार भाटा आपने पढ़ा है बेसिक क्लासेस से, ज्वार आने में जो समय होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? तो यानी कि नेशनल NW1 एक किसको जोड़ता है? नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। जैसे नेशनल हाईवे होता है ऐसे नेशनल वाटरवेज भी होता है, और ये जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ऑप्शन बी। पालघाट दर्रा पालघाट कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट एक दर्रा है, पास है, जो कि जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, केरल तमिलनाडु। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी की बात करें तो ये आता है शांत ज्वालामुखी में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इनमें से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो विषम जलवायु प्रकार के लिए उत्तरदायी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, कारक कौन सा कारण है जिससे विषम हो जाती है जलवायु किसी क्षेत्र विशेष में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सागर से दूरी। जिस क्षेत्र की समुद्र से जितनी दूरी होगी तो वहां पे ये मेन फैक्टर होगा, ठीक है, विषम जलवायु प्रकार के लिए। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जलवायु पूछा गया है। तो गेहूं के लिए चाहिए शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ठंडा भी रहता है गर्म भी रहता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, माफ कीजिएगा, नाथुला हिमालय में स्थित है, इसके क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ला पूछा गया, ला। तो ला होता है दर्रा, नाथुला क्या है? एक दर्रा है, तो ला से अभिप्राय दर्रे का है। अब क्वेश्चन ही बनता है कि नाथुला दर्रा है कहाँ, ठीक है। नाथुला जो दर्रा है वो हिमालय की रेंज में पड़ता है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन इसमें दर्रा से जगह सिक्किम आपको याद रखना है। और सिक्किम में एक दर्रा और है भैया, उसको भी आप नोट कर लो, जेलेपला। नाथुला और जेलेपला सिक्किम के दर्रे हैं। मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अनवयन का उदाहरण है, अवनयन का उदाहरण है, निम्न में से किस कारण से संबंधित है? तो मिनीमाता जो हुआ था आपने पढ़ा होगा, मिनीमाता जो घटना है ये होता है आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर, जल प्रदूषण, ठीक है, पारे के कारण होता है ये, ऑप्शन डी, जल में जब पारा घुल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में राकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस स्थानीय पवन को कहा जाता है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी, चिनूक, ठीक है, चिनूक। शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हार्पून जो यंत्र यूज करता है वो हमारी कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, एस्किमो। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो हिमालय जो पर्वत उत्पन्न हुआ बना वो टर्शियरी काल में हुआ, ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर है, टर्शियरी। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नदी के खड़े पार्श्व में जो संकीर्ण घाटी होगी इसको हम संबोधित करते हैं, ऑप्शन डी, महाखड्ड के नाम से, ठीक है, महाखड्ड कहा जाता है इसको। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाते हैं? तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन है वो कहलाती है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सिराको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिराको, सिराको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो कैरेबियन सागर में जो तूफान उत्पन्न होता है उसको लोकल नेम में बोलते हैं हरिकेन, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, हरिकेन।
देखिए अलग अलग नाम होता है, भारत में चक्रवात कहा जाता है, कहीं पे हरिकेन कहा जाता है, कहीं पे टाइफून कहा जाता है। फेरल का नियम किससे संबंधित है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, फेरल का नाम आया था। और फेरल का जो लॉ है ये रिलेट करता है ऑप्शन बी वायु संचार से, ठीक है। इस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साल भर वर्षा वाला जो प्रदेश है इसका नाम है विषुवतीय प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश। अगला देखिए, भारत का निम्न में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। यानी कि ये पूछा कि भारत का कौन सा ऐसा तट है जो सबसे ज्यादा चक्रवातों को झेलता है या सबसे ज्यादा चक्रवातों का असर देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं। तो ऐसा जो प्रदेश है हमारा वो हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का तट जो है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है। तो बे ऑफ बंगाल में जो भी चक्रवात बनते हैं उनकी डायरेक्शन पूछी है यहाँ पे। उनकी डायरेक्शन होती है उत्तर से पश्चिम की तरफ, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है उत्तर से पश्चिम की तरफ। इनमें से किस अक्षांशों, निम्नलिखित अक्षांशों उत्तरी और दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश कहेंगे। हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। हॉर्स लैटिट्यूड, तो हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 30 डिग्री को। तारेगना नामक एक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, निम्न में से किस नगर के समीप स्थित है। तो तारेगना स्थित जो है हमारा आर्यभट्ट की वेधशाला यहीं पे थी ऐसा बोला जाता है। और ये प्लेस है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पटना के निकट पे। किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। इनमें से कौन सा युग है जहाँ पे माना जाता है कि पृथ्वी पूरी आइस से ढकी हुई थी, बिल्कुल बर्फ थी यहाँ पे चारों तरफ। तो ये युग था प्लीस्टोसीन युग, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है प्लीस्टोसीन युग। कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है। ब्रेड बास्केट मतलब रोटी भंडार। संसार का रोटी भंडार किसको कहा जाता है, तो ये हमारे शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है जिसमें फेमसली जो फेमस है वो आपका प्रेरीज जो अमेरिका के मैदान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल होती है, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, यहाँ पर धरातल पत्रकों में जो समोच्च रेखाएं दिखाई जाती हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है भूरा रंग, ठीक है। ऑप्शन बी। इनमें से किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है किसको, हमारा जो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 36 का डी, ठीक है। अमेजन के जो वर्षा वन है इसी रेंज में आते हैं वो, अमेजन को भी कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट को जो कहा जाता है रेन फॉरेस्ट है, इसको भी विश्व का फेफड़ा इसीलिए कहते हैं, इसी रेंज में आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक करने वाला देश जो है वो हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए फ्रांस है, ठीक है। क्योंकि फ्रांस में व्यापक तौर पे अंगूर की खेती होती है, तो वाइन सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलेगी आपको प्रोडक्शन। सागर में भूकंप की ये लहरें किस नाम से जानी जाती हैं। तो भूकंपीय लहरें जो है सागर में वो जानी जाती हैं आपकी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सुनामी, ठीक है। भूकंप आता है जब समुद्र में उसी को तो सुनामी कहते हैं। समुद्री जल में पाई जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो लवण पाया जाता है समुद्री जल में वो कौन सा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम बोलते हैं, साधारण नमक का सूत्र होता है। एल नीनो क्या होता है, देखिए अल नीनो कई बार क्वेश्चन बना है, अल नीनो का इफेक्ट क्या होता है, आपके मेंस राइटिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल नीनो क्या होता है, तो अल नीनो जो है पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा, ठीक है। तो अल नीनो यही है भैया, आप अच्छे से इनको याद कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए इसमें से सूर्योदय का देश कौन सा है। तो सबसे पहले भैया सूर्योदय होता है हमारे कहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है क्वेश्चन बनेगा, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत में एक ही ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, ठीक है। और जो कि अब प्रसुप्त है, एक बार मतलब एक बार उसमें विस्फोट हुआ है लेकिन और कभी हो सकता है लंबे समय अंतराल पे, ठीक है। आपको पता है ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो हमारा जो है अंडमान में जो ज्वालामुखी है आपको पता है, ठीक है, बैरन आइलैंड पे।
वी आकार की घाटी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वी आकार की घाटी हमेशा आपको देखने को मिलेगी, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, नदियों में। ठीक है, जो हमारी नदियाँ होती है वो बनाती हैं। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर है? तो 90 ईस्ट रीच बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये है आपका हिंद महासागर में। ठीक है, ऑप्शन बी, इंडियन ओशियन में। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी जब 1 डिग्री अक्षांश रोटेट करती है तो उसमें टाइम लगता है 4 मिनट का। ठीक है, इसीलिए आपका जो होता है 1 डिग्री हमारा जो होता है वो 4 मिनट के समतुल्य होता है, तो 15 डिग्री जो हो जाता है, ठीक है, वो हमारे कितने, 1 घंटे के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अक्षांश नहीं होना चाहिए, पृथ्वी को एक अक्षांश देशांतर होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुपोषण है इस राज्य में। ठीक है, तो इस राज्य का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार बनता है, यहाँ पे फीट में दे दिया है आपको। आप किलोमीटर में कई बार आपको याद होता है लेकिन फीट में याद नहीं होगा, तो आपको एक समुद्री मील कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6080 फीट होता है एक समुद्री मील। वहीं किलोमीटर में मैं बात करूँ तो एक समुद्री या एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे फीट में तो तब आपका इतना आ जाएगा 6080। ठीक है, समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी की लोकेशन है, ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? तो सोपान कृषि होती है पहाड़ों की ढाल पर। जो उत्तराखंड में कृषि होती है वो भी सोपान कृषि है। ठीक है, सीढ़ी नुमा जो खेत हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सोपान कृषि या कंटूर खेती बोलते हैं इसको। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा होता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोटित तारा। ठीक है, तो ये हो गए आपके ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिटी के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छी क्लास है आपके रिवीजन के लिए, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि डाटा मिसमैच हो सकता है, कुछ कमेंट कीजिएगा और साथ ही मैं उसको या तो कमेंट बॉक्स के मेन टॉप में पिन कर दूंगा, या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहाँ पे करेक्शन कर लेंगे वीडियो के अंत में, आरंभ में। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं? तो धन विधेयक के संबंध में क्या होता है? राज्यसभा के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं होती। धन विधेयक लोकसभा से संबंधित है केवल। ठीक है, तो राज्यसभा में कोई शक्तियाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को कुछ निरस्त वगैरह भी नहीं कर सकती हमारी राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में जो राष्ट्रपति शासन है 356 अनुच्छेद के तहत लगता है ये। उत्तराखंड में भी लगा था 27 मार्च 2016 को, कई बार क्वेश्चन बना है वहाँ से। भारत में पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा, प्रेसिडेंट रूल, वो पंजाब में लगा था, ऑप्शन सी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता सबसे पहले कब मिली? तो राजनीतिक दल हैं जैसे कि बीजेपी है और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, टीएमसी है, एआईडीएमके है, तो इन दलों को संवैधानिक मान्यता कौन देता है? और ये हमारे निर्वाचन आयोग देता है। और ये कब मिली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा मिली थी ऑप्शन सी 1985 में, 1985 में। इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है, देखिए आपसे। तो बताना है आपने कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है? कौन रखा जा सकता है पूछ रहा है वो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विश्वास जो प्रस्ताव है ये मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है, ऑप्शन डी। भारत के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? यानी कि किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधान किया गया है 371 ख में आर्टिकल? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भैया, असम राज्य। ठीक है, असम, पूर्वोत्तर राज्य जो है असम। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो ये बोलता है अनुच्छेद 53। ठीक है, ये संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, यह अनुच्छेद 53 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 53। भारत का संविधान निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो है आर्टिकल 324 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से आंसर है, आर्टिकल 324। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए किसकी अनुशंसा की गई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था
ये हमारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसके द्वारा हुआ था। और इसके लिए अनुशंसा की गई थी सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इसमें, ठीक है। मतलब संवैधानिक जो मान्यता थी वो तो हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिली थी 1993 में, बट भारत में संविधान जो भारत में पंचायती राज की शुरुआत होती है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा 1957 की रिपोर्ट थी उसके द्वारा होती है, और 1959 में पहला हमारा पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उसका जो संरक्षक है वो कौन है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यायपालिका जो होती है हमारी, ठीक है। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? तो अगर देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग देती है तो इनमें से कौन सी कंडीशन गलत दी गई है, बोला जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। एकदम से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है इसमें, ये स्थिति सही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? तो कौन सा नहीं था इसमें? तो इसमें देखिए देश के लिए लिखित संविधान की बात की गई थी, सही है। विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना पर विचार भी किया गया था, सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का निर्वाचन समवाचित यानी कि नॉमिनेशन, ये गलत था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन के आधार पर बात की गई थी, ना कि नॉमिनेट के आधार पर। इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है दिए गए विकल्पों में? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, समान आचार संहिता, ठीक है। ये एक नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अगला देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में जो व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, देखा जाए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विधायिका क्या हुई, जो हम एमपी चुन के भेजते हैं वो विधायिका में आ गए। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हुई जिसमें हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी आ रही है, ठीक है। तो हमेशा आपने देखा होगा विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण रहता है, और जुडिशियरी जो है इससे अलग होती है, यानी कि तीन हो जाते हैं ना हमारे यहाँ पे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। ये तो आप समझते होंगे क्योंकि इतने एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का अंतर बिंदु निम्न में से कौन सा है? कौन सा एक अंतर है यहाँ पे मेनली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा में अंतर है हमारे दोनों के संसदीय प्रणाली में। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? आप जब 18 साल के होते हैं तो आपको मत देने का अधिकार होता है, और निर्वाचन होने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इनमें से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रामीण भारत की गरीबी दूर करने के लिए इनमें से ये सभी कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। IRDP, NREP और ट्राइसेम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन क्लोजर क्या निर्दिष्ट करता है? तो क्लोजर का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसका जो कार्यकाल है वो है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है। कौन है भैया? सुशील चंद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकृत किया था? तो कब किया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कई बार पूछा जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो नेशनल एंथम सबसे पहले गाया गया था, ऑप्शन बी, 1911 में, ठीक है। ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन था? तो ये पहला देश था नीदरलैंड, ठीक है। अभी तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दे दिया है, हाल में ही आपने पढ़ा होगा स्पेन वगैरह ने भी इस पर काम किया, बट पहला कंट्री जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया, क्योंकि आपको पता ही है भारत में अगर कोई व्यक्ति सुसाइड भी करता है वो भी गैर कानूनी माना जाता है, और अपनी मर्जी के खिलाफ वो मौत को प्राप्त करता है तो वो भी कानून के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि जीने का अधिकार आपको देता है फंडामेंटल राइट, तो ये काम करना गलत है। बट कुछ देश हैं यूरोपियन कंट्री जो अब आदमी को जब जीने की इच्छा नहीं होती तो सेल्फ हमारी मौत को चुन सकता है, यानी कि इच्छा मृत्यु ले सकता है, तो इसके लिए कानून पारित किया गया है इसमें।
यानी कि सुसाइड वगैरह के लिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लेकिन इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं आता है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। प्रधानमंत्री का चुनाव भाई मंत्रिपरिषद ही करते हैं, अपना नेता खुद चुनते हो, और बाकी सभी चीज़ हमारी क्या करते हैं, चुनाव आयोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन। इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी सभी स्थगन होता है, आमुख होता है, भंग करना होता है। इनमें से कौन सी स्थायी संस्था है? तो दिए गए विकल्पों में जो स्थायी संस्था हो जाएगी उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें, ठीक है। परिवार जो है ये एक स्थायी संस्था है। चलिए अगला देखिए, इनमें से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? किसी भी स्वाधीनता या स्वतंत्रता में जो बाधक होगा वो होगा केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? नहीं पूछ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद जो है, सोशलिज्म। सोशलिज्म भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है, ठीक है। सोशलिज्म तो अच्छी चीज़ है, देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट है ये। बट अगर और चीज़ों और जो हमारे विकल्प हैं उनको हम देखते हैं तो ये सांप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता, इससे चुनौती पैदा होगी देश में। इनमें से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? फिर से नहीं है पूछ रहा है, नहीं को हमेशा अंडरलाइन कर लें आप लोग। तो इनमें से कौन सी परमानेंट एक कमेटी नहीं है संसद की, पार्लियामेंट की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपनाता है दिए गए विकल्प में? तो इनमें से साफ देख रहे हैं, चीन जो है एक दलीय देश है, ऐसे रशिया भी जो है, रूस जहाँ अभी जिसने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है रशिया, रशिया भी एक दलीय देश है। एक दलीय का मतलब होता है जहाँ पे एक ही दल का प्रभुत्व होता है। जैसे चाइना जो है कम्युनिस्ट एक नेशन है, कम्युनिज्म है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। भारत में देखा जाए तो भारत कैसा देश है, यहीं पे मैं पूछूं आपसे, तो भारत बहुदलीय देश है, यहाँ पे बहुत से दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आइन और टीएमसी है, एआईडीएमके है, और हमारे बहुत से वामपंथी दल हैं नीचे वाले राज्यों में, है ना, अलग अलग जो हमारे पास। तो लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे अगर हम सेंट्रल लेवल पे भी देखते हैं भारत में तो 2 4 5 पार्टियां रहती हैं अपने अपने एरिया में बहुत प्रभावी, जिनमें बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, इसके अलावा टीएमसी हो गई, इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो गई, बड़ा नाम मैं बोल रहा हूँ, और बहुत से जेडीयू हो गई, जनता दल यूनाइटेड। तो ये अलग अलग दल हैं, ये सांसदीय चुनाव में भी हमारे प्रतिभाग करते हैं और इनके सांसद जाते भी हैं लोकसभा में। बट और ये चीन और रशिया में ऐसा नहीं है, देखा जाए तो चाइना में तो बिल्कुल नहीं है, एक दलीय देश है वो। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो लोकपाल, ठीक है, लोकपाल का विचार जो लिया गया है ये स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया, ऑप्शन सी, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देश में आ जाते हैं हमारे, फिनलैंड हो गया, इसके साथ साथ हमारा स्वीडन हो गया, ये सभी स्कैंडिनेवियाई देश हो गए। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो शून्यकाल आपने कई बार सुना होगा, ये किसका विवेकाधिकार है? स्पीकर महोदय का, ऑप्शन बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको पद की शपथ दिलाता है कौन? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर दिलाते हैं, ऑप्शन डी। उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हाई कोर्ट की। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? ठीक है, देखिए क्रांतियों से वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जो हमारे है हिस्ट्री, वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अमेरिकन क्रांति पूछ लेता है कई बार, इंग्लैंड की क्रांति पूछ लेता है, तो आपको इनके कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है आपसे, तो याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति बोल रहा है, आपने जब डिटेल में पढ़ा होगा तभी तो पता होगा ना। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो क्रांति हुई थी ये 1789 के आसपास हुई थी, 1789, ठीक है। और 1789 से देखा जाए तो ये 1799 तक चली थी। और इसमें जो नारा दिया गया था, स्लोगन जो था इस क्रांति का, वो हमारा था ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। समझ तो रहे ना नारा, जैसे भारत छोड़ो में हमारा नारा क्या था भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो, वैसे ये क्रांति में बात हो रही है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? किसकी सिफारिश पर? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। अगर ये लिखित रूप में देता है तो वो आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है, ऑप्शन बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसके द्वारा।
भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको क्या कहा जाता है? कैग कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पर देखिए, भारत में अभी तक एक बार लागू होने वाली आपात स्थिति जो है वो आंतरिक आपात स्थिति है, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे हुई थी है। ठीक है, बाकी जो हमारी इमरजेंसी लगी भारत में वो युद्ध के कारण लगी थी, लेकिन आंतरिक आपात के कारण केवल एक बार स्थिति हमारी आपात स्थिति लगी देश में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, एक बार भी नहीं लगा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं ऑप्शन सी, राज्यपाल, गवर्नर। इनमें से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ठीक है, संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव कौन सा है दिए गए विकल्पों में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कटौती। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आयरलैंड। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? देखिए, संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार जारी हुए थे उस समय एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको अनुच्छेद 301 के तहत डाल दिया गया और इसको बना दिया गया कैसा अधिकार? वैधिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। अभी संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले प्रपोजल दिया गया था, ऑप्शन सी 1935। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत। ठीक है, एंग्लो इंडियन, बट अब ये समाप्त हो चुका है। एंग्लो इंडियन सदस्य वाली जो हमारी चली आ रही रीत वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर से तभी मैं बोलता हूँ रूबरू रहिए आप लोग। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार कैसा अधिकार है? देखिए, आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस प्रकार के अधिकार को हम कहेंगे ऑप्शन सी, सिटीजन राइट। ठीक है, और नागरिक अधिकार हुआ है। मौलिक कर्तव्यों की समुच्चय सदा एक अंग होता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है, तो ये होता है हमारा कौन सा? ऑप्शन सी, समाजवादी संविधान का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा का मेंबर बनना हो या आपको विधान परिषद का मेंबर बनना हो, इसके लिए कम से कम होनी चाहिए एज कितनी? 30 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद एमएलसी बनने के लिए 30 साल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको विधायक या सांसद बनना है तो 25 साल होना चाहिए, और आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए कम से कम 35 साल पूरे होने चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल होने चाहिए, और वोट देने के लिए मिनिमम 18 साल होने चाहिए। ठीक है, सब समझ में आ गया ना, क्लियर? भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है, 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, विधान परिषद। यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा ना तो ये हमेशा माना जाएगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद का, यानी कि जितनी भी कैबिनेट है बिल्कुल उसने सोचो कि आपका क्या दे दिया, रिजाइन दे दिए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी राज्य में विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कार्रवाई करेगा हमेशा लेगा यहाँ पे। ठीक है, स्वनिर्णय करेगा अगर किसी भी दल को यहाँ पे बहुमत नहीं है। तो बहुत से ऑप्शन होते हैं इसमें, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल भी एक ऑप्शन रहता है। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, तो क्यों बोला जाता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य? क्योंकि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई कंट्रीज अपने को इस्लामिक कंट्री बोलती हैं, ठीक है, कई कंट्रीज अपने को क्रिश्चियन कंट्री बोलते हैं, बट भारत अपने को किसी भी प्रकार की कंट्री नहीं बोलता। भारत का कोई भी धर्म नहीं है भारत में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए भारत है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गए भैया हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट सेक्शन बच गया आप इकोनॉमिक्स। देखिए, थोड़ा सेशन लंबा जरूर होगा, लेकिन ये रिवीजन के लिए भैया रामबाण है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है मॉक टेस्ट महाकुंभ। इस महाकुंभ में गोता लगाओगे तो मान के चलो कोई भी एग्जाम आपका क्रैक होने से नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं अब तो बंद हो गए पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। तो जब ये पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी ना तो इसको कौन बनाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अनुमोदित कौन करता था उसमें पंचवर्षीय योजनाओं को? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, ऑप्शन सी। सर्वोच्च संस्था पूछ रहे हैं वहां पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय एनडीसी की बात हो रही, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये बनी थी 1952 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कई बार क्वेश्चन बनता है। योजना आयोग का नया नाम क्या है?
तो योजना आयोग का नया नाम जो है वो है ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग आपको पता है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद नीति आयोग अस्तित्व में आ गया था। और नीति आयोग ही आजकल जो भी जैसे योजना आयोग का काम जो था भारत के लिए जो पॉलिसी मेकिंग का, वो अब नीति आयोग के तहत किए जाते हैं। तो अब नीति आयोग यहाँ पे योजना आयोग को रिप्लेस कर चुका है। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन, इसका नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परावर्तन संस्थान, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? तो देखिए रुपया जो है इसको चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित करने वाली जो डेट थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 19 अगस्त 1994 को। पहली कृषि गणना कब की गई थी? तो पहली कृषि की गणना जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 में। ठीक है, 1970। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो खाद्यान्न उत्पादन में है ही भाई, दुग्ध उत्पादन में भी है, गन्ना चीनी उत्पादन में भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दालों के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में भैया मध्य प्रदेश टॉप में, ऑप्शन है। ठीक है, एमपी। और एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है ना जो दलहन और तिलहन दोनों में रखी जाती है, यानी कि सोयाबीन की दाल भी बनती है भाई और सोयाबीन से तेल भी बनता है, तिलहन और दलहन दोनों में रखा जाता है सोयाबीन को, है ना। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे नंबर 1 है? मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान है गुजरात का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गुजरात। हालांकि ये स्टैटिक चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको दी जाए एग्जाम से पहले। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इंडिया विजन 2020 किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडिया विजन आया था 2020 और इसको तैयार किया गया था SP गुप्ता के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए ये लाया गया था, वैसे देखा जाए तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। APJ अब्दुल कलाम ने इसको शुरू किया था अपने टाइम पीरियड पे जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। आने वाले 20 सालों बाद भारत कैसा होगा, ये एक विजन था उनका। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भैया हमें सेकंड प्लेस पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सेकंड प्लेस। सीमेंट के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है, किस राज्य का? भारत का सबसे अधिक सीमेंट उत्पादक राज्य जो है वो है ऑप्शन सी राजस्थान। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक चीनी की जो मिल है वो उत्तर प्रदेश में है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था, क्वेश्चन बनता है, तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था ये, और इन्हीं की ये पुस्तक भी है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना जो पत्रिका आती है गवर्नमेंट की, ये निकालता है भैया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ही प्रकाशन विभाग आता है और ये इसको पब्लिश करता है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। भारत की योजना अवधि में कितने बार योजना अवकाश आया है? तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी ना उसमें कितनी बार योजना का अवकाश हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 बार योजना अवकाश लाया गया था। ठीक है, अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है कितने अवधि के लिए बनाई गई थी? तो जो रोलिंग प्लान आया था कब आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था ऑप्शन सी 1978 से 83 जब जनता दल की सरकार आई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें चाइना ऑप्शन में है नहीं, तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से भारत होना चाहिए। भारत इसमें सर्वाधिक खपत वाला देश है, सोने की सबसे ज़्यादा खपत भारत में है क्योंकि भारत में गहने वगैरह लोग बनाते हैं तो ज़्यादा मांग रहती है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक और पहला बैंक कहा जाता है केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ऑप्शन सी कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है भैया बेंगलोर को, ऑप्शन बी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर का जो संयंत्र लगाया गया था इस्पात का, यानी कि जो कंपनी फैक्ट्री लगाई गई थी ना, उसमें पूरा सहयोग किया था किस देश ने? ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है, दुर्गापुर
ठीक है, ग्रेट, दुर्गा गा से आप याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल बना था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए, 1954। ये महारत्न कंपनी है ये। भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है? तो कि बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, मौसमी, संरचनात्मक। तो भारत में जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है अधिकतर ये कैसा है? स्ट्रक्चरल है, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, स्ट्रक्चरल है। भारत विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र, भारत नहीं होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक होना चाहिए, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बनाया था किसने? ऑप्शन डी, महबूब उल हक, बहुत महत्वपूर्ण है, महबूब उल हक ने बनाए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें बोला गया था कि ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को अब बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है, ऑप्शन बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पे? ऑप्शन ए, महाल नोबिस मॉडल पर, ठीक है, PC महाल बोनिस आप जानते हैं ना, उनके मॉडल पे आधारित थी ये। अगर कभी क्वेश्चन बनता है पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो ये हेराल्ड डोमर्ड मॉडल पे थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है तो ये किस पे आधारित थी? तो तीसरी वाली जो थी हमारी गाडगिल परियोजना कहा जाता है, ठीक है, इसको गाडगिल, नोट कर लेना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक झूम खेती वाला जो राज्य है नागालैंड है, ठीक है, ऑप्शन है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए केवल महिलाएं पूछा गया भैया यहाँ पे, ये नहीं बोला गया कि ओवरऑल, ठीक है, पुरुष महिला दोनों नहीं पूछा गया, केवल महिलाएं जो है हमारे चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा कार्यरत हैं। अगर कंप्लीटली पूछा जाता कि भारत के किस उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो फिर कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग हैं, मेल फीमेल बोथ, बट यहाँ पे केवल फीमेल के बारे में पूछा जाता है। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ठीक है, तो लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय या वित्त बैंक यहाँ पे बोल सकते हैं, वो कौन सा है ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिडबी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिडबी, ठीक है। देखिए बैंकों से कई बार क्वेश्चन बनता है, आप सभी को पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड का पूर्ण रूप कब क्या था, और नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में बना था, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सीडबी की हम बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, छोटे जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देता है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे नाबार्ड की मैं बात करूँ तो नाबार्ड भी हमारे कृषि बैंक के रूप में काम करता है, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको उत्तर बताना है। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है, ठीक है, नई दिल्ली में है राष्ट्रीय किसान आयोग। अब क्वेश्चन बनता है कब इसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में, यूके ट्रिपल एससी में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? यानी कि जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस योजना होती है उसको कौन स्पॉन्सर करता है भाई? उसको स्पॉन्सर करता है कौन? ऑप्शन सी, GIC, ठीक है, GIC, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता कि कभी कभी LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1954 को, ठीक है। GIC का माफ कीजिएगा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है GIC, ठीक है, तो GIC ही करता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रायोजित, और GIC की स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है भाई, लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है? दिए गए विकल्पों में आपको बताना है लौह उत्पादक का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है, बोकारो जो है हमारा ये सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप क्लियर कीजिए, LIC की जो स्थापना हुई थी, LIC की स्थापना 1954 बोला मैंने, 1 सितंबर 1956 होना चाहिए, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को हमारा LIC बनी थी। और GIC मैं आपको बता चुका हूँ, GIC की स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं सभी गवर्नमेंट के। LIC का अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि LIC का क्या आने वाला है, IPO आने वाला है, ठीक है।
आईपीओ आएगा तो बोला जा रहा है कि यूआईसी जो हमारी एलआईसी है बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, निवेश आएगा। ठीक है, एफडीआई भी खोला गया है इसके लिए 20% का। तो बाद में इस पर कोई डिस्कस करेंगे जब आपका आ जाएगा कंप्लीटली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन, का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय रेलवे का एशिया में पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए पहला, ध्यान रखेंगे। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, बहुत पुराना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो रही थी इसका टाइम पीरियड था ऑप्शन सी 2007 से 2012, और इसके बाद आई थी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड था 2012 से 17 तक। ठीक है, अब इस बीच में 2015 में आपको पता है नीति आयोग बन गया था, तो उसके बाद हमारी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई क्योंकि नीति आयोग वो काम करता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर देते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य क्या है, तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है उस समय का, तो स्किप करना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका आंसर था ऑप्शन बी 9%। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी कौन सी है। तो जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि शेयर मार्केट है उसको कौन निगरानी करता है, तो इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी करती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भैया कब स्थापित हुई थी और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे एक्चुअल सकल जीडीपी होती है हमारी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, उसको हम किससे मापते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है हमेशा ऑप्शन सी औसत दामों से, जो भी एवरेज प्राइस होते हैं उससे पता चलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश डैश के बीच अंतर जानता हो। तो सबसे अच्छा बैंकर वो होता है जो बंधक और तरल संपत्तियों के बीच अंतर जानता हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तरल परिसंपत्तियां जो होती हैं यानी कि जो लिक्विड एसेट्स बोल सकते हैं हम, और जो बंधक होता है उसके बीच में अंतर मान सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 23। पहले 24 थे अब 23 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 23। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसको देखने वाली जो संस्था है वो है WTO। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है WTO। WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 1995, कई बार पूछा जाता है। भारत की पहली खनिज नीति कब घोषित हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की पहली खनिज नीति घोषित हुई थी 1951 में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत सरकार ने नई खनिज नीति निकाली है 2019 में। नई खनिज नीति 2019 में। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। देखिए भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ जानबूझ के मुद्रा को। देखिए हमारे जो अभी जैसे आपको एग्जांपल समझाऊं मैं, जैसे अभी $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस लगभग 75 के आसपास है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसमें अवमूल्यन करेगी जानबूझ के पैसे की कीमत को गिरा देना, 75 से 80 कर दिया, 90 कर दिया अपने आप ही से, ठीक है, वो कहलाता है अवमूल्यन। जानबूझ के अपने पैसे की वैल्यू घटाना वो अवमूल्यन कहलाता है। पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी करना वो कहलाता है डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, विमुद्रीकरण। अंतर समझिएगा इसको, इकोनॉमी के टर्म होते हैं। तो भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी 1991 में। ठीक है, लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसको, उदारीकरण का पीरियड तभी बोला था। उसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन और विकास विभाग कब खोला था। तो नियोजन और विकास विभाग की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1944 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था। ठीक है, जो हमारे बॉन्ड बनते हैं ना, बॉन्ड इसकी बात की जा रही है। तो पत्र मुद्रा, ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, बॉन्ड नहीं, पत्र मुद्रा का यहाँ पे कह सकते हैं कागजी मुद्रा एक हिसाब से। तो इसका चलन जो हुआ था भारत में सबसे पहले वो हुआ था 1806 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1806। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था, यानी कि पूरी तरह से भारतीय मुद्रा जो है परिवर्तन में आ सकती है एक हिसाब से। ठीक है, तो ये सबसे पहले बोला गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ऑप्शन बी सही उत्तर है 1993-94 के केंद्रीय बजट में। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था। तो रंगराजन जो समिति थी इसका संबंध था भुगतान संतुलन घाटे से। ठीक है, भुगतान
संतुलन घाटा, आप देखिए इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ी होगी। आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, अगर देखिए टाइम मिल पाएगा मुझे, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए, जैसे मैंने उत्तराखंड जीके का कोर्स दिया एप्लीकेशन के स्टोर पे, ऐसे मैंने सामान्य हिंदी का कोर्स दिया, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया अपने एग्ज़ाम में उसको पढ़ के। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि जीएस का कोर्स भी लॉन्च किया जाए, जिसमें आपको मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स खुद पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाएँ आने वाले एग्ज़ाम में और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले, ठीक है। तो इसलिए तब आप समझ पाएंगे वहाँ पे कि ये जो भुगतान संतुलन घाटा होता है क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, कृषि मूल्य नीति क्या है, तो ये सभी बातें तब समझेंगे। यहाँ पे अभी रिवीजन पर्पज से क्लास मैंने की है, तो तब मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया विजन 2020 के अनुसार 2020 तक कुल जनसंख्या कितनी हो जाने की उम्मीद है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। क्वेश्चन 50 बोलता है कि इंडिया विजन 2020 कब योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था? तो इंडिया विजन सबसे पहले जारी किया गया था 23 जनवरी 2002 को, ठीक है। ऑप्शन माफ कीजिएगा, 23 जनवरी 2003 को ये जारी किया गया था सबसे पहले। उस समय हमारे हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब्दुल कलाम जी ने इंडिया विजन 2020 का उद्घाटन किया था 23 जनवरी 2003 को, लेकिन इसको योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन उद्घाटन किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। कलाम जी ने ये बोला कि आने वाले 20 सालों बाद भारत जो है बहुत अभूतपूर्व तरक्की करेगा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, युवा नीति के क्षेत्र में, शिक्षा के, हेल्थ के, मतलब एक इंडिया का विजन था ये उसमें 20 साल का आगे का, जो कि 2023 तक रखा गया था, 3 के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। और इस विजन में ये बोला गया थी आने वाले 20 सालों में, देखिए 2003 में लागू हुआ, हालांकि 2020 तक बोला गया है। इस इंडिया विजन 2020 में बोला गया था कि 2020 तक भारत की जो जनसंख्या होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी? 1.35 अरब, जो कि बिल्कुल सही है। अभी जो नई सेंसस के रिकॉर्ड आएंगे, स्टैटिक आएंगे, उसमें ये कंफर्म हो जाएगा भारत की आबादी लगभग इतनी चले गई होगी अब, ठीक है। भारत दुनिया का कुछ समय बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, मान के चलो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहाँ पे भी जीएस के क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से, उसके लिए टॉप 500 प्लस एमसीक्यूज का सीरीज का पहला पार्ट, ठीक है। टॉप 500 एमसीक्यूज। अब भैया मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप बाकी देखिए, इस सीरीज़ को आगे करना है नहीं करना है इसके लिए भी अपने फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है रिवीजन पर्पज़ के लिए। बाकी मैं बचे हुए टॉपिक जैसे कंप्यूटर की क्लास, आर्ट एंड कल्चर, उसके साथ साथ साइंस के एमसीक्यू जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य मिक्स क्वेश्चन करेंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए भी सीरीज़ शुरू करेंगे अगर इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये 500 प्लस की सीरीज है, तो इसमें 10 दिन लगेंगे आपके, ठीक है। 10 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ईच सेक्शन में 50 क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, तब जाके नई सीरीज शुरू होगी। तो आप लोग बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले भैया। देखिए लगातार 2 घंटे होने को हैं, 2 घंटे तो नहीं, माफ कीजिएगा 1.5 घंटे होने को, लगातार लाइव सेशन है। चाहे तो मैं क्लास और कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट फिर भी आप लोग भी थोड़ा इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा यार। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और अपने बहुमूल्य बोल सकते हैं कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जल्दी मिलेंगे। जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह यार अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, और अच्छे से लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और जब भी आप उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाएँ तो वहाँ पे साफ़ सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।